नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम बहुत ही बारीकी के साथ। आपको बता दूं कि अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको बीए के फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है सोशियोलॉजी में, तो आपको आज सारा डाउट आपका क्लियर होगा। क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कैसे कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। 2025 और 26 का सिलेबस है सोशियोलॉजी का, यानी कि समाजशास्त्र का। आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दों के बारे में, ठीक है। यानी कि आपको क्या पढ़ना है, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सोशल जो एक प्रकार से विकास से मतलब जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, उसको लेकर के कुछ मुद्दे हैं, उसके बारे में सोशल इशूज़ एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है बेसिकली भारत में, ठीक है। सभी सिलेबस, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस यही है, मेजर माइनर सबका, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। समाजशास्त्र एंड सोशियोलॉजी, भारत में सामाजिक समस्याएं और विकास के मुद्दे, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये आपका सिलेबस मतलब ये पाठ्यक्रम का नाम है। इकाई 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। आइए एक इकाई को हम बहुत ही बारीकी के साथ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इससे पहले ज्योग्राफी का सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। एजुकेशन का सिलेबस भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आ चुका हूँ सोशियोलॉजी के सिलेबस के डिस्कशन पर। इसके बाद में आपका होम साइंस हो गया और इसके अलावा आपका इतिहास हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, सभी का सिलेबस धीरे धीरे करके डिस्कस आपका हो जाएगा। इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया। चले आपको समझाने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ और आप अध्ययन करते हुए चलेंगे। देखिए, पहली यूनिट में हमको क्या पढ़ना है बेटा, पहला इकाई संख्या 1। इसमें आपको विचलन के बारे में समझना है और जो है विपथ गमन या विचलन क्या होता है। सबसे पहली बात, इसकी अवधारणा और इसका अर्थ और परिभाषा आपको समझनी है। विचलन क्या होता है? विचलन का मतलब होता है बेटा, जैसे कि एक समाज है, किसी समाज के रीति रिवाज के खिलाफ काम करना ही विचलन होता है। यानी जब एक व्यक्ति या कई व्यक्ति समाज के रीति और समाज के नियम, समाज के मूल्यों के खिलाफ काम करते हैं, पूरा समाज एक दिशा में काम कर रहा है और कोई व्यक्ति दूसरी दिशा में काम कर रहा है, वो विपथ गमन होता है। बी माने होता है अलग, पथ माने होता है रास्ता, गमन माने होता है जाना। जब कोई व्यक्ति दूसरे रास्ते पर जाए या उल्टे रास्ते पर जाए, उसी को विपथ गमन कहते हैं। ये इसी को विचलन कहते हैं। विचलन माने होता है मार्ग से हट जाना, जो वास्तविक मार्ग है, जो मूल्यों का मार्ग है, उस मार्ग से हट जाना बेटा विचलन कहलाता है। समाज शास्त्र में विचलन एक जबरदस्त टॉपिक है। परीक्षा में हमेशा से यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, रट लीजिएगा। विचलन वह अवधारणा है बेटा जिस अवधारणा में होता क्या है कि समाज के रीति रिवाज, समाज के मूल्य, समाज की जो एक प्रकार से परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उन सभी के खिलाफ जब कोई व्यक्ति या सामाजिक नियम के खिलाफ काम करता है और उसको सही ठहराने का भी तर्क देता रहता है, वो होता है विचलन। विचलन का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा सब यही है। मैं इसको चैप्टर नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। इसके बाद में इकाई संख्या 1 में और आगे बढ़ेंगे। जैसे विचलन को समझने के बाद में, तो जो व्यक्ति विचलित होता है वो अपराधी भी हो सकता है। विचलित व्यक्ति अपराधी ही होते हैं, क्योंकि उनको नियम को मानना नहीं है, नियम का खंडन करना है। तो जब नियम का खंडन करोगे तो आप अपराधी होगे कि बिल्कुल होगे। यानी तो अपराध भी विचलन के द्वारा ही जन्म होता है अपराध का। अपराध और बाल अपराध क्या होता है? अपराध बेटा वह होता है जब कोई व्यक्ति, चाहे संविधान में लिखी हुई बातों का या आईपीसी इंडियन पीनल कोड में लिखी बातों का या समाज के नियम कायदों की बातों का। देखिए, अपराध 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामाजिक अपराध और एक होता है कानूनी अपराध। सामाजिक अपराध वह अपराध है जब आप सामाजिक मूल्यों के खिलाफ, सामाजिक नियमों के खिलाफ जाते हैं। जैसे कि आप क्या करें, शादी से पहले किसी लड़की के साथ संबंध बना लें या किसी लड़की को शादी से पहले एक रूम में ला करके रखें, तो वो आपका सामाजिक क्या होगा, आपका सामाजिक बहिष्करण होगा। आप किसी दूसरे जाति में शादी कर लें तो ये सामाजिक नियम के खिलाफ है, सामाजिक रीति के खिलाफ है, तो ये आपका सामाजिक अपराध हुआ। इसके लिए दंड आपको समाज देगा। लेकिन सामाजिक अपराध हो सकता है, जो समाज में अपराध है वो कानून के हिसाब से अपराध बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप एक लड़का और एक लड़की साथ में अगर 18 साल से ऊपर हैं तो रह सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है उसको। सरकार इसको लेकर के कोई दंड का प्रावधान नहीं करती है, ठीक है, लेकिन समाज करता है। तो जो सामाजिक अपराध हो सकता है वो कानूनी अपराध नहीं भी हो सकता है। हो सकता है जो कानूनी अपराध हो वो सामाजिक अपराध ना हो, ठीक है, यानी दोनों तरीके से हो सकता है। तो कानूनी अपराध क्या होता है? इंडियन पीनल कोड में तमाम धाराएं लिखी हैं। अगर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति जाता है तो वो जो है क्या होता है, वो कानून मतलब अपराध होता है। जब समाज विरोधी कोई काम करता है, कोई राज्य विरोधी काम करता है, तो वो अपराध होता है। जैसे किसी को बिना मतलब के 2 घंटा खींच के मारे आप, तो आप क्या हैं, आप अपराधी हो गए। कानून अपराधी भी हैं और सामाजिक अपराधी भी आप हैं। क्लियर?
लेकिन अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सभी लोग जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, एक लड़का एक लड़की बिना शादी से एक साथ रहते हैं, तो समाज की दृष्टि से ये बहुत ही बड़ा अपराध है, लेकिन कानून की नज़र में ये अपराध बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दो प्रकार के अपराध है। तो अपराध वही होता है जब आप 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति होता है, 18+ होता है, और 18+ के बाद में वो व्यक्ति समाज विरोधी काम या कानून विरोधी काम करता है, तो वह अपराध होता है। वो जानता है कि हम अपराध कर रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति जानता भी कि हम अपराध कर रहे हैं। अपराधी वैसे बनते नहीं, अपराधी बनाए जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोई व्यक्ति जन्म से पैदाइशी अपराधी नहीं होता, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती कि व्यक्ति अपराधी बन जाता है। जब हम अपराध चर्चा करेंगे तो पूरा विस्तार से बताएंगे। बाल अपराधी वे अपराधी होते हैं जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, यानी 18 साल से कम, ठीक है, तो बाल अपराधी होते हैं। और अगले होते हैं श्वेत वसन अपराध। अगला चैप्टर आपका, 3 चैप्टर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। श्वेत माने होता है सफ़ेद, वसन माने होता है कपड़ा, और अपराध माने होता है अपराधी। सफ़ेद कपड़े में जो अपराधी हैं, सफ़ेद कपड़ा वाला बिना दाग के, बेदाग वाले अपराधी, इसको श्वेत वसन अपराध या सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं। जब बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति अपराध करते नहीं, अपराध करवाते हैं, पुलिस भी जानते हैं, नेता मंत्री सब जानते हैं, सभी जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति ये करवा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं, उसको जाकर के रोक देते, 2-3 चबरा खींच के मारे, बट पुलिस माने जीरो समझते हैं लोग। इतना पैसा है कि तुरंत फेंक दे 2 गड्डी उठा करके 500-500 की, खत्म मामला। समझ रहे हो, ये होता है श्वेत वसन अपराध। यानी कि सभी को पता है कि अपराध व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरा ऐसे बोला कि भाई आपके खिलाफ एक चीज़ हो, अरे वो नहीं किए, हम किए हैं, दूसरे 4 व्यक्ति खड़े हो जाएंगे कि हम किए, इस तरीके से। तो ये होता है श्वेत वसन अपराध। यानी कि ऐसे अपराधी जो कि समाज के बड़े पदों पर होते हैं, फिर भी वो अपराध करते हैं और लोग जानते भी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं किसी की बोल दें। ऐसे बृजभूषण शरण सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दबदबा इतना है कि सरकार भी पीछे कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत सोचती है उनके बारे में कि अगर उनके बारे में कुछ कर दिया तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। या ऐसे तमाम प्रकार के बड़े बड़े माफिया हैं, क्या टिकट उनको नहीं मिलता? जितने भी नेता मंत्री या बड़े बड़े स्तर पर होते हैं, 2-3 4-5 केस अधिकतर लोगों पर आप देखेंगे, अधिकतर नेताओं पर, सभी पर नहीं, अधिकतर नेताओं पर आपको मिलेंगे। राजनीति में उतरना ही एक प्रकार से, जो कोई व्यक्ति उतरता तो सफ़ेद पोश अपराधी मान सकते हैं उसको। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े पदों पर आसीन सरकारी अफसर, सब एक प्रकार से होते हैं सफ़ेद पोश अपराधी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये होता है इकाई संख्या 1। सब नहीं, मतलब कि कुछ होते हैं। इकाई 2 तो सफ़ेद, मतलब एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा रहा था। ये किसी को पर्सनल मत लीजिएगा कोई व्यक्ति, ठीक है, वो उदाहरण के रूप में मैं बता रहा था कि आपको पता चल जाए कि हाँ क्या होते हैं सफ़ेद पोश अपराधी, ठीक है। तो ये होगा इकाई संख्या 1। इकाई नंबर 2 में हम देखेंगे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, टेबल के नीचे से जब पैसा लिया जाता है तो उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। जैसे मान लेते हैं वहाँ से 100 रुपये आया सरकार की तरफ से और 10 रुपया जनता में मिला, 90 रुपया क्या हो गया, सारे बीच के लोगों ने खा लिया, भ्रष्टाचार है। साइबर अपराध, आजकल तो साइबर अपराध पूछो ही ना। साइबर अपराध जो है बहुत धाकड़ अंदाज में हो रहा है। साइबर अपराध में क्या हो रहा है, किसी का कोई जो है मोबाइल या किसी का कोई बैंक अकाउंट खाली कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब कोई कंप्यूटर से रिलेटेड अपराध होता है, कि हैकिंग वगैरह हो गया, ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें, तो ये सब क्या होता है, साइबर अपराध होते हैं। साइबर अपराध में क्या होता है, आपके पास फ़ोन आता है या कोई SMS आता है, उस पर लिंक आती है, उस लिंक को आप टच करने के लिए बोलेंगे कि आप इस लिंक पर टच करें, आप इतना जीतेंगे, वो जीतेंगे, तमाम प्रकार का। आपके जीमेल पर तमाम प्रकार के जो है फिशिंग टाइप की चीज़ें आती हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई वेबसाइट या फिर कोई लिंक दे होती है, उसी लिंक को टच करेंगे, आपका फ़ोन उनके कंट्रोल में आ जाता है, या आपकी सारे डेटा उनके पास चले जाते हैं, आपका जीमेल अकाउंट हैक कर लेते हैं, आपका जो है जो भी आपका जानकारी वाली चीज़ें होती है सब कुछ उनके पास चला जाता है। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप कभी भी कोई जीमेल आए, कोई लिंक आए, बिना मतलब कि जो जिसको आप जानते हैं ना उसको टच नहीं करना चाहिए। यूट्यूब की लिंक है तो यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, जैसे कि आप जिसको आप जानते हैं पर्सनली उसके आप टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको जानते नहीं, पहली बार किसी ने आपके पास कुछ भेजा है और आप उसको नहीं जानते हैं और यूट्यूब की लिंक नहीं है, कोई दूसरी लिंक है और कह रहा है कि इस पर टच करो आपको पैसे मिलेंगे या होगा, जान जाइए फ्रॉड है ये, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत करिएगा। तो साइबर अपराध जो होता है इस प्रकार का अपराध होता है। इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका मादक द्रव्य व्यसन। मादक माने होता है जैसे बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, मदिरा, शराब,
ठीक है। ये होता है मादक द्रव्य, वही मादक द्रव्य। व्यसन माने होता है खाना पीना, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग जो है बीड़ी पीते हैं, बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, बहुत सारे लोग जो है इसे वो ऐसे करके बोलता नहीं, बोलो चुबा केसरी। तो इलायची का प्रचार होता है विमल का या कमला पसंद का, लेकिन वो क्या है, वो गुटखा है। वास्तव में कमला पसंद और विमल की कोई इलायची नहीं खाता है, बहुत कम ही लोग खाते हैं इलायची, लेकिन उसका कौन खाता है, उसके लोग गुटखा खाते हैं। दाने दाने में केसर का दम वो दिखता है। गुटखा खा करके बढ़िया सा उसके फुफकार मार करके उसके धुआं उड़ाते हैं। आजकल की पीढ़ी तो गुटखा कम खा रही है, लेकिन गुटखा नहीं खा रही तो क्या पी रही, सिगरेट पी रही है। चाय और सिगरेट लेकर के यूनिवर्सिटीज़ की गलियों में जो है वो चाय और सिगरेट का आनंद ले रहे हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, तमाम बच्चे लड़के लड़कियां सब पी रहे हैं। तो मादक द्रव्य व्यसन वो है। उत्तेजक पदार्थ और मादक पदार्थ में डिफरेंस होता है। उत्तेजक पदार्थ जो होते हैं चाय काफ़ी हो गए, मादक पदार्थ जैसे आपका बीड़ी गुटखा शराब वराब ये सब हो गए। ये सब आत्महत्या, आत्महत्या व्यक्ति समाज के द्वारा भी करता है। जब किसी व्यक्ति को आत्महत्या का सिद्धांत इमाम दुर्खीम ने दिया है, बहुत ही विस्तार से हम समझेंगे आत्महत्या के प्रकार को। और आतंकवाद आपका टॉपिक बहुत ही फेमस है। आतंकवाद टॉपिक क्या है, जब एक प्रकार से कोई व्यक्ति देश विरोधी काम करने लगता है तो वो आतंकवाद ही होता है। तो इस तरीके से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, साइबर अपराध, मादक द्रव्य व्यसन, ये सब इकाई नंबर 2 में है। आपका पहले चैप्टर से आपका 10 नंबर फिक्स है और 10 से 15 नंबर सेकंड चैप्टर से आपसे एकदम से फिक्स है। 100 to 100% आपका यूनिट 2 से 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में इकाई नंबर 3 में आप देखेंगे, इकाई नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, संरचनात्मक समस्याओं के बारे में पढ़ना समाज में। जैसे गरीबी किसे कहते हैं, जातीय असमानता, धार्मिक, निर्जातीय, क्षेत्रीय समस्याएं, तमाम प्रकार की धार्मिक समस्याएं क्या हैं, निर्जातीय समस्याएं क्या हैं, क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं, अल्पसंख्यकों की समस्याएं, पिछड़ों की समस्याएं, दलितों की समस्याओं के बारे में हमको सबकी समस्याओं के बारे में देखना। दलित किसे कहते हैं, पिछड़ी जातियाँ किसे कहते हैं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक मतलब कि जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, जनसंख्यात्मक अल्पसंख्यक हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इकाई नंबर 3 में हमको पढ़ना है। इकाई नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है भाई, पारिवारिक समस्याओं के बारे में पढ़ना है। जैसे कि दहेज, पारिवारिक समस्या, दहेज किसे कहते हैं, दहेज को ख़त्म करने के उपाय, ठीक है, दहेज के कारण, ये तमाम प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे इस समय मेरे शादी के लोग आ रहे हैं, तो हमसे कह रहे गुरुजी आप तो जो है घरेलू हिंसा ये सब दहेज वहेज के खिलाफ बात करते हैं वीडियोज़ में। तो कई लोग आए कहे कि हम तो, आप तो दहेज लेंगे नहीं। हम कहा बिल्कुल क्यों लेंगे भाई, दहेज क्यों लेंगे, ठीक है। तो कहे कि मैं अपना गिफ्ट जो होगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, देना जो इच्छा होगी आपकी। मतलब मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, लेकिन शादी वाले बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे हैं इस समय। डेली कम से कम नहीं तो आप मान करके चलो कि डेली क्या, लगभग तीसरे दिन तो 1 लोग 2 लोग आ ही जाते देखने के लिए। बट अभी देखें क्या होता है। इकाई नंबर 4 की अगर बात करें, शादी की जैसे सूचना मिलेगी आपको बताया जाएगा, परेशान ना हो। तो पारिवारिक समस्या में से दहेज की समस्या आजकल बहुत उग्र रूप है, ठीक है। घरेलू हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा मतलब महिलाओं को लोग पीट रहे हैं। वैसे महिलाएं भी आजकल की कम नहीं हैं। अब इतना जैसे महिलाओं की सुनने लगी पुलिस, तो अब जैसे महिलाएं आती वहाँ से इतना इतना सब सीख करके आती हैं लड़ाई झगड़ा करना, जिसका कोई जवाब नहीं। आजकल गांव वगैरह में मैंने देखा कई लोगों के यहाँ पर, जैसे पहले मतलब कि गौने आने के बाद में 1-2 बार आई गई, अपने जो है इधर उधर हो गए। उसके बाद में उनका रुतबा जो दिखता है भैया बहुओं का इस समय, अरे भौकाल जैसा टाइट है। मतलब इंस्टाग्राम और उस पर बढ़िया छत पे निकलती हैं, बढ़िया रील वगैरह तो बनाती हैं, साथ ही साथ में और तमाम प्रकार की चीज़ें करती हैं। हालांकि स्वतंत्रता का पार्ट है, बनाना चाहिए रील वगैरह, बना ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो आजकल के जो है कुछ नहीं कर रही हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे हस्बैंड जी हमारे पापा को पापा बोलें, लेकिन हम इनके पापा को जो है 1 कप चाय देने में अगर हमको बोला जाए तो वो कष्ट होता है उनको कि अरे इनको बुढ़वा को कौन देगा। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो घरेलू हिंसा में पहले क्या होता था, पहले महिलाओं को जो है पुरुष लोग बहुत मारते थे, दारू पी करके आते थे, घर में बवाल होता था, ये सब चीज़ें। घरेलू हिंसा केवल महिलाओं को पीटना ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चों को पीटना, वृद्धों का पालन पोषण ना करना, वृद्धों को पीटना, वृद्धों को एक प्रकार से सताना, ये भी घरेलू हिंसा में आता। तो ये सब इसके बारे में पूरा विस्तार से हम बताएंगे। विवाह विच्छेद यानी तलाक जो होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आजकल तो तलाक का बड़ा गजब फ़ायदा उठाया जा रहा है। तलाक में क्या, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप देखो, हार्दिक पांड्या को देख लो, मोहम्मद शमी को देख लो, जितने भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुए हैं,
इस चहल को देख लीजिए, अभी उनके बारे में न्यूज़ चल रही है। तो जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर और ये सब हुए हैं, उन सभी के तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तलाक पे क्या होता है, कुछ करना नहीं है और आधी संपत्ति तुरंत मालिक हो जाती है स्त्रियाँ। बेचारा पुरुष इतना मेहनत करके कमाता है कोई धन, और जब बात दहेज की आती है तब दहेज भाई इसलिए ना लो, चूँकि जो है ये दहेज, मतलब कि दहेज अगर लोगे तो बाद में अगर झगड़ा करोगे दहेज वाले में फंसा देंगे आपको। कई कांड आपको इधर उधर देखने को मिले, चूँकि आजकल के जो सोशल मीडिया है इसने इतना ज़्यादा एक प्रकार से बवाल मचा करके रखा है कि इस समय अगर आप अच्छी शादी एक कर लें बहुत बड़ी बात होती है, और शादी आपकी निभह जाए, निभह मतलब कि टिक जाए शादी, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप समझिए गंगा, मतलब आप जान लीजिए कि कुंभ का अमृत स्नान आपने कर लिया अगर आपकी शादी टिक जाती है। आज के भौतिकवादी समाज में वो बवाल मचा है। विवाह विच्छेद, हिंदुओं में कोई विवाह विच्छेद नहीं था, तलाक नहीं था, लेकिन 1955 के बाद से आप देखते तलाक की व्यवस्था हो गई। तो अब तलाक पे क्या होता, तलाक लो और गुजारा भत्ता उनको देते रहो, अपना तो कमाओ, उनको भी चलो पालते रहो। तो ये भी इस समय हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कि गलत बनाया गया था अच्छे के लिए, लेकिन कुछ महिलाएं इसका गलत फायदा भी उठा रही हैं। ठीक है। अंतः और अंतर पीढ़ी संघर्ष। अंतः पीढ़ी संघर्ष जब अपने ही पीढ़ी में संघर्ष होता है, यानी एक जैसे हमारी पीढ़ी, हम अपने पीढ़ी के बीच में बातचीत करें तो हमारे विचार कुछ अलग है, हमारे भाई के विचार कुछ अलग है, लेकिन हमारे विचार और हमारे भाई के विचार में डिफरेंस को अंतः पीढ़ी संघर्ष बोलेंगे। लेकिन हमारे विचार और हमारे दादा के विचार में जब डिफरेंस होगा तो उसको अंतर पीढ़ी संघर्ष बोलेंगे। अंतः माने जब एक ही पीढ़ी के बीच में विचारों में संघर्ष होता है, एक ही विचारों में मतभेद होता है एक ही पीढ़ी के, तो अंतः पीढ़ी संघर्ष। लेकिन जब दो पीढ़ी के बीच में जो है विचारों में तकरार होता है तो वो होता है द्वितीय, मतलब कि आपका जो है कौन सा, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष। ठीक है। अगला जो है आपका टॉपिक है वृद्धजनों की समस्याएं। वृद्धों की समस्याएं तो एकदम से जटिल मात्रा में आपको मिलेंगी ही। आजकल के वृद्ध जो है वृद्धाश्रम में जो है पल रहे हैं, माता पिता की कोई सेवा नहीं करना चाह रहा है। एक पिता अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर लेता है, लेकिन 4 बच्चे उसके अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। ये आजकल की विडंबना है कि अपने माता पिता की सेवा करने की बात आती है तो नहीं करते हैं, लेकिन हिस्सा लेने की बात आती है तो गाली गलौज करके, मार पीट करके हिस्सा ले लेते हैं। 12 बीघा खेत है, 3-3 बीघा चारों लोग लेंगे, लेकिन अगर बात होगी कि भाई बप्पा की तेरे भी कौन करेगा, तो पहले एक दिन मीटिंग होगी, मार होगा कि कौन करेगा। अच्छा, लड़कों की बात हो कि वो करने के लिए आगे होंगे पैसा देने के लिए, तो ठीक बात है, वो दे देंगे। लेकिन जब उनकी स्त्रियां आती हैं, महिलाएं आती, तो कहेंगे अरे बड़के भैया तो देबे करिए, तू काहे परेशान होता ना। इस तरीके से, यानी कहने का मतलब यह है कि स्त्रियां करके अपने अपने पति को बोलेंगे अरे वो देंगे, आप काहे लिए इतना मरे जा रहे हैं, आप ही के बप्पा हैं, उनके भी तो बप्पा हैं, आप ही देंगे, आप ही के देंगे से होगा। बहुत देनदाता बने हो, लड़का का भी स्कूल एक फीस नहीं जमा कर पाए हो, बड़के वो बना हो, ऐसे डांटेंगी। पति सोचेगा 10-12 बार किसी गलत चीज़ों को भी कोई व्यक्ति अगर बोल देगा आपके कनपट्टी पे आकर के। अब रात में पति जा रहा, साथ में लोग जो है लेटे हैं, रात भर जो है उसको कुन 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 मुन कुन मुन अपने कान में बढ़िया भिनकी। सुबह सुबह उठा बेचारा, क्या करे, वो मार धाड़ करेगा, झगड़ा करेगा, वैमनस्यता फैलेगी, अपने भाई से अलग होगा। ये चीज़ें हैं। जब कोई स्त्री आती है तो उसको घर समझना चाहिए, अपने परिवार, मतलब अपने जो है जहाँ पे आती है, और जिसके यहाँ पर आई उसको ये ना समझे कि मतलब कि वो जो लोग माता पिता या उनके जो सास ननद है जो अपना तख्ता रुतबा जमाने का प्रयास करती है बहू पर, कि बहू को दाब करके रखेंगे। ना ना ना, दाब करके रखोगी तो तुमको 2 झापड़ मार करके निकल जाएगी वो। ठीक है। वैमनस्यता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप उसको अपनी बेटी के समान, बहन के समान जब ट्रीट करेंगी, और वो भी आपको वो अपनी अम्मा की भांति आपको देखेगी, तब बेटर होगा। और इस तरीके से तालमेल बैठा करके परिवार चलता है। तो आजकल ये पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी हैं। ये जो घरेलू हिंसा और ये सब देख रहे हैं, दहेज वगैरह, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा शहरों में तो बहुत ज़्यादा है, गांव में तो कम आपको देखने मिलता है। गांव वगैरह में लोग समाज के देखते हैं कि भाई ना हो, लेकिन आजकल आप अपने गांव के आसपास ही देखेंगे 2-3-4 लोग छूट-छुटान हुआ होगा। ठीक है। आगे देखेंगे इकाई नंबर 5। अब ये सब क्या है, सीरियल देखने का नतीजा है। सीरियल में इतना स्टेप और इतना दिमाग बता देती हैं वो सब महिलाएं, इसका कोई जवाब नहीं। जिससे जिसका ना भी मन होता है वो भी तलाक के लिए या फिर घर में जो है परपंच करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होता है। चले
इकाई नंबर 5। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्या लेना है, कोर्स में ज्वाइन होना है बीए के 5th सेमेस्टर मतलब कि 4th सेमेस्टर में, जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है। आपके लिए ग्रुप की व्यवस्था कर दी गई है, आपके लिए नोट्स, चैप्टर वाइज क्लासेस सब कुछ आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स सब मिलेंगे। नाम, यूनिवर्सिटी नाम और सब्जेक्ट नेम आप अपने लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में मात्र 100 रुपये में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में ही जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ वो सब आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन, PDF नोट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर, PCQ मतलब कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। ठीक है, MCQ से लेकर के और ऑब्जेक्टिव लिखित सब कुछ आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो SMS करें 9161 93 60 62 पर। आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीरीज़ खरीदेंगे बेटा तो आपका लगभग 300 से 400 रुपये जाएगा। अगर आप बुक खरीदेंगे तो लगभग आपका 1500 2000 रुपये जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे, केवल 100 रुपये का कोर्स ले लेंगे, तब भी आपका इतना बेटर तरीके से मैं तैयारी करवा दूंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ से कुछ मतलब उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिनको भी जुड़ना हमारे से जुड़ सकते हैं, फटाफट से SMS करके, मात्र 100 रुपीज़ में सभी का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप सभी लोग जुड़ जाएँ, देर ना करें। ठीक है, क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका जो आपको पढ़ना है मतलब इकाई नंबर 5 में। इकाई नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ से खूब प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका विकास की अवधारणा। ठीक है, आर्थिक बनाम सामाजिक विकास और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं, आर्थिक विकास क्या है और सामाजिक विकास क्या है, पूरी परिभाषा, विशेषता सबके बारे में समझेंगे, दोनों के बारे में डिफरेंस भी देखेंगे। इकाई नंबर 6 में हमको क्या पढ़ना है, विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। विकास के कई सारे सिद्धांत हैं जिसको कई विद्वानों ने दिया, जैसे कि स्मेल्सर का सिद्धांत है, लर्नर का और रोस्टो का विकास का सिद्धांत है, किस तरीके से समाज का विकास होता है, इसके बारे में इन्होंने तीनों लोगों ने बताया। तीनों के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। अल्प विकास निर्भरता सिद्धांत, केंद्र परिधि फ्रैंक का मॉडल, असमान विकास जिसको समीर अमीन का मॉडल बोलते हैं, वैश्वीकरण और विकसित समाजों के बारे में समझेंगे। वैश्वीकरण क्या है, विकसित समाज के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। ठीक है, अल्प विकास निर्भरता सिद्धांत के बारे में समझेंगे, केंद्र परिधि मॉडल देखेंगे, असमान वितरण का सिद्धांत समझेंगे जिसको समीर अमीन ने दिया, समाजशास्त्री हैं। तो इन सभी के बारे में विस्तार से हम देखेंगे। विकास को लेकर के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में आपके बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसके बाद में इकाई नंबर 7 में हमको लोग क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 7 में विकास के मुद्दों के बारे में समझना है। विकास के मुद्दों में जैसे कृषि का संकट हो गया, मानव संसाधन का विकास, ठीक है, कुशल बेरोजगारी इस समय लगातार फैली हुई है। यानी कि कुशल बेरोजगारी मतलब कि क्या, कोई व्यक्ति है वो काम करने की इच्छुक है, उसके पास टैलेंट भी खूब दबा के है, लेकिन उसको करने के लिए काम ही नहीं है, ये होता है कुशल बेरोजगारी। बेरोजगारी तो अलग बात है, कुशल बेरोजगारी मतलब कि वो टैलेंटेड है, सब कुछ जानता है, पढ़ा लिखा है, हर एक गुणवत्ता से युक्त है, बट उसके पास करने के लिए नौकरी नहीं है उसके उचित वेतन के लिए। ठीक है, तो ये सब मानव संसाधन विकास के बारे में समझेंगे, कृषि संकट क्या है। और इकाई नंबर 8 में हमको क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी और विकास के बारे में। ठीक है, इकोलॉजी या इकोसिस्टम किस तरीके से और उसको ध्यान में रख करके विकास कैसे करते हैं हम, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रख करके विकास करना सतत विकास कहलाता है, तो इसके बारे में समझेंगे। विकास और विस्थापन, जब विकास होता है तो विस्थापन भी होता है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कहीं पर विकास हो रहा है, कहीं पर कोई बांध बन रहा है, पुलिया बन रही है, जैसे अभी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, तो एयरपोर्ट वाले जितने भी जहाँ जिनकी ज़मीनें आई उनको अलग उनकी ज़मीनें ले ली गई और उनके स्थान पर उसको पैसे और अलग ज़मीनें उनको दी गई, उनका विस्थापन कर दिया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाया गया। तो विकास के द्वारा विस्थापन होता है, विस्थापन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। विकास यानी डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होता है, पुल बनेगा, बांध बनेगा, रेलवे लाइन जाएगी, ठीक है, तो उसके आसपास जो ज़मीनें जिसकी होंगी उसको मुआवजा दिया जाएगा और उसको अलग ज़मीनें दी जाएंगी। या कहीं पर बांध बनाया जा रहा है तो बांध बनाने में लगभग 25-25 हज़ार लोगों का विस्थापन होता है। ठीक है, पुनर्वास यानी दोबारा उनको अलग दूसरे स्थान पर मतलब कि बताना है, पुनर्स्थापना नीति करना। जैसे कश्मीर के जो पंडित लोग रहे उनको जब उनके लिए व्यवस्था की गई। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक पीढ़ी मतलब जैसे कि आजकल मान लेते हैं आप इतना पेट्रोल डीजल ना खपत कर ले जिससे कि आने वाली पीढ़ी आपकी उसका उपयोग ना कर पाए, यानी संसाधनों का विवेक सम्मत तरीके से दोहन, ऐसा विकास करे जिससे पर्यावरण पारिस्थितिकी बची रहे, संसाधन आपके बचे रहे, जिससे आपकी भावी पीढ़ी भी अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, ये होता है आपका सतत विकास। ठीक है, यानी वर्तमान पीढ़ी का
विवेक संबद्ध दो संसाधनों का विवेक संबद्ध दोहन जब वर्तमान पीढ़ी करती है, जिससे कि भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो चीज़ें बची रहती हैं, ऐसा विकास होता है सतत विकास। ग्लोबल वार्मिंग, जिसको आप वैश्विक तापन कहते हैं, लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन में जल, वायु, तापमान सब में वृद्धि हो रही है। आप देख तापमान जो है लगातार बढ़ ही रहा है। तापमान बढ़ने से क्या होता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जल, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, नदियाँ तीव्र गति से बहेंगी, बांध टूटेंगे और बाढ़ आएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। जो समुद्र के किनारे द्वीप होंगे, समुद्र के अंदर द्वीप होंगे, समुद्र किनारे के जो तट होंगे वो सब डूब जाएंगे, तमाम प्रकार की जनधन हानि होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, हरित गृह गैसें हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बड़ी फेमस गैसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में हम सब चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका होगा इकाई नंबर 8। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जानेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास रहेगा। तो ये आपका सोशियोलॉजी का चैप्टर, मतलब सोशियोलॉजी का जो है हो गया आपका सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। एजुकेशन का भी मैंने कर दिया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। एजुकेशन का जो है और ज्योग्राफी का भी हो चुका है। तो ये आपका सिलेबस था, सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, यही सब आपको पढ़ना है। बहुत ही सरल आपका सिलेबस है, कोई जटिल नहीं है, इसको आपको समझाने का प्रयास रहेगा। मुश्किल से अगर मैं चाहूँ तो 10-12 वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों को समाप्त कर सकता हूँ, बट वहाँ पर क्या होगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको एक चैप्टर को आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हालाँकि मैं जब क्वेश्चंस, मतलब इसका जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता हुआ देखूँगा, तो मतलब वो ऐसे सिलेबस आपका कंप्लीट मैं 4-5 मैराथन क्लास या 2-3-4 मॉडल पेपर के माध्यम से ही कर देता हूँ। सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले 3-4 वर्षों में परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन पर चूँकि कभी कितने वर्ष के पेपर हमारे पास पड़े हुए होंगे, तो सभी पर रिसर्च होती है, सब पर मुद्दे मतलब काम करते हैं। उसके बाद में फिर उसको लेकर के रिसर्च करी जाती है, फिर उसके बाद में फिर क्लासेस तैयार करी जाती हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सअप पर आप SMS कर दीजिए 9161 93 60 62 पर, ठीक है। इससे वीडियो के बीच में मैंने बताया कि किस तरीके से जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं और सारे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।